बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। डिवीज़न एल्गोरिथम। इसमें जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में। यानी जो टर्म एल्गोरिथम है वो जनरेट हुआ है, एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि फादर ऑफ अलजबरा हैं। और उनको जो लैटिन जो अनुवाद किया है, यानी लैटिनाइज जो उसका नाम है एल्गोरिथमी, तो वहीं से ये आया है एल्गोरिथम। क्योंकि जो मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी थे, उन्होंने ख़ास तौर से हिंदू अरबिक नंबर और उनके जो सिस्टमेटिकल कैलकुलेशन मेथड पे वर्क किया था। तो इसी से ये एसोसिएटेड है एल्गोरिज्म, जिससे एल्गोरिथम बना। तो इसमें जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो डिस्क्राइब करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यानी कह सकते हैं कि एल्गोरिथम जो होता है वो सेट ऑफ रूल होता है। सेट मतलब आप मालूम है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, और यहाँ पर किस चीज़ का कलेक्शन है? रूल्स का, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल का सेट होता है, तो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए। तो डिवीज़न एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग पहले देखेंगे। फॉर गिवन इंटीजर a एंड b ग्रेटर देन 0। यहाँ पर a और b इंटीजर है। इंटीजर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट, जबकि q और r भी इंटीजर हैं, और ये ऐसे इंटीजर हैं यूनिक हैं। यूनिक मतलब इन जैसा और कोई दूसरा नहीं होगा। हिंदी में कहें अद्वितीय। सच दैट वो इस तरीके से होंगे कि जो a है उसको लिखा जा सकता है b और q का मल्टीप्लाई प्लस r, जहाँ पर r की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन b से ये वैल्यू कम होगी। या इस स्टेटमेंट को हम दूसरी तरीके से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट a एंड b वी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव का मतलब ये इंटीजर तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5, निगेटिव मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और फिर ज़ीरो। तो नॉन निगेटिव का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, यू और बी। ए ग्रेटर दैन बी, then there exists a integer q and r such that। तो यहाँ पर अगर एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर q और r इस तरीके से कि a की वैल्यू को हम लिख सकते हैं bq प्लस r, वेयर जो r है वो ज़ीरो और ज़ीरो के इक्वल हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा, लेकिन b से छोटा होगा। मोरेवर दिस रिप्रेजेंटेशन यूनिक, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो इस तरीके से डिनोट है रिलेशन यानी आर और बी में, तो ये यूनिक तरीका है, इसका दूसरा और तरीका नहीं। ये स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। तो इसमें यानी हम कह सकते हैं दो पार्ट में ये बटा हुआ है। तो इसका प्रूफ यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। लेट ए, और एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पर ए और बी
हो सकता है कहीं स्टेटमेंट दे दिया जाए तो ए और बी का रोल जो है वो चेंज करके भी दे सकते हैं। यानी जहाँ पर ए लिखा होगा वहाँ बी हो सकता है, जहाँ बी है वहाँ पर ए हो सकता है। हो सकता है स्टेटमेंट दे दिया है और कहा जाए आपको प्रूव करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ए की जगह पर बी कर लीजिएगा। यह सब हम लोग अपना ये स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी, यानी लेट का मतलब ये मानना है, लेकिन हमारे पास पहले ही से बता दिया गया है ए और बी के बारे में कि ये जो है वो नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो, ये जो है वो पॉजिटिव होंगे या ज़ीरो होंगे। नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स विद, और साथ ही साथ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और ए बी आपस में बराबर भी हो सकते हैं या ए ग्रेटर होगा बी से। अब हम यहाँ पर एक सेट को कंसीडर करेंगे। कंसीडर द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, और ये प्रोग्रेशन जो है इसको सेट की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इस सेट को डी से डिनोट कर रहे हैं। प्रोग्रेशन में एक रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग सारे टर्म जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। यानी प्रोग्रेशन एक तरह की सीरीज़ ही होती है, लेकिन सीरीज़ कुछ स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग वो चलती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर ए ले लिया हमने, तो ए में कुछ ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है, उसमें फिर वही चीज़ ऐड कर दिया तो लेकिन एक डी को ऐड किया, ए बी को ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए ये प्रोग्रेशन कहलाया। यानी एक फ़िक्स चीज़ है, किस रूल के अकॉर्डिंग हर एक टर्म हम लिख रहे हैं। ए प्लस 3b ऐसे एंड्स ऑन, बी जुड़ता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। और हम अगर इसमें से जैसे अगर आगे जाएंगे तो आपको डी बी ऐड करना पड़ रहा है, अगर पीछे जाएंगे तो बी को माइनस करना पड़ रहा है, तो बी को माइनस करेंगे तो ए माइनस का बी आ जाएगा इससे पहले वाला टर्म, ऐसे ए माइनस का 2b हो जाएगा। ऐसे इससे पहले वाला लिखना चाहें तो ए माइनस का 3b हो जाएगा, एंड सो ऑन और बी। और इसको मतलब कहाँ तक ले जाना है, इधर और उधर, तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं विच एक्सटेंडेड, इसको मतलब बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, इनफाइनाइटली, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है, चलते चले जाएं इनफाइनाइट तक, दोनों साइड, ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हमें जाना है। अब हम यहाँ पर इसमें से, इसी सेट में से सारे टर्म में कुछ टर्म लिखेंगे। लेट कर लेते हैं हम एस, यानी इस सेट का एक सबसेट ले लेते हैं जिसे एस से डिनोट करेंगे। यानी सबसेट में क्या होता है कि इसके सारे टर्म नहीं होते हैं बल्कि कुछ टर्म होते हैं। तो लेट एस बी दी सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर इन डी, क्लियरली। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू बड़ी थी बी से, ठीक है, माइनस किया, लेकिन बी यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ ट्रिपल हो गया, ऐसे बी की वैल्यू इस तरफ बी का 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ता जाएगा, तो ये फिर वैल्यू इधर वाली वैल्यू माइनस से पहले वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो निगेटिव टर्म भी मिलने लगेंगे। तो उस केस में यहाँ पर हमने एक सेट लिया है जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है इन डी में, यानी हमने पॉजिटिव वालों को ही लेना है, निगेटिव वालों को, यानी ज़ीरो भी ले सकते हैं, नॉन निगेटिव वालों को छोड़ देना है इसमें से डी में से, तो उन सबको उठा लेना है जो नॉन निगेटिव हो, यानी ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो। तो क्लियरली S has a least
एलिमेंट से आर। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा जो छोटे से छोटा होगा, क्योंकि ए है उससे बी माइनस करेंगे उससे छोटा हो गया, 2b माइनस करेंगे वो छोटा हो गया। अब हम एक कंडीशन पे आएंगे, एक स्टेज पे आएंगे जो एलिमेंट सबसे छोटा होगा, उससे ज़्यादा छोटा करेंगे निगेटिव हो जाएगा, उसे छोड़ देंगे, उसे तो लिखना ही नहीं है एस में। तो एस का वो सबसे छोटा एलिमेंट हमने मान लिया कि आर है, इस एलिमेंट को हमने आर से डिनोट कर दिया। और ये जो एस में जो एलिमेंट होंगे, हो सकता है यहाँ तक से लेके यहाँ तक सारे हों, तो वो डी के भी एलिमेंट होंगे, यानी डी के ही एलिमेंट हमने लिए हैं, एस में लिए हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ एस इज एन एलिमेंट ऑफ डी, सो इसलिए जो भी यहाँ पर होगा, अब हमें नहीं मालूम कि ए में से हम 1 टाइम्स वी को माइनस कर रहे हैं या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स की पॉजिटिव मिले। तो मान लिया कि अगर हम ए में से q टाइम्स वी को माइनस करेंगे तो ये आर सबसे छोटा होगा जो कि पॉजिटिव होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस क्यू वी को इस आर की साइड ले आएंगे तो इधर ए बचेगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वी क्यू, इसको हमने पहले लिख दिया क्यू को बाद में, और इसमें आर के साथ इसमें ऐड हो जाएगी, ट्रांसपोज कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो आर है वो तो एस को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट है डी का जो कि पॉजिटिव है। अब ये एलिमेंट है वो ये है, ये आर की वैल्यू कितनी है, 2 है या 3 है, वो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पर, जो कि क्लियर नहीं, मतलब छुपी हुई हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इससे ये तो कह सकते हैं अगर आर एस में है तो आर इज़ ए लीस्ट, यानी लीस्ट में सबसे छोटा, नॉन निगेटिव, यानी जो कि निगेटिव नहीं होगा यानी पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव है इसमें, इंटीजर वो होगा पॉजिटिव, यानी आर की वैल्यू है सबसे छोटी है इसमें, लेकिन वो या तो ज़ीरो होगी, निगेटिव नहीं है, ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। नाउ अब वी हैव, हमारे पास है टू शो, यानी हमने कुछ चीज़ें प्रूव कर दी हैं, जैसे कि ये चीज़ प्रूव कर दी हमने, ये प्रूव करना था यूनिक नोटेशन, मतलब अभी बाद में आएगा, यानी अगर ए और बी इंटीजर हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करना है, ये चीज़ रह गई है, तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वी हैव टू शो। अब हमें शो करना है, अब हमें शो करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए आर लेस देन वी, ये चीज़ रह गई है प्रूव करने की कि आर की वैल्यू छोटी है वी से, आधा तो हो गया उधर, हालांकि यूनिक नोटेशन वाला वो बाद में हो जाएगा। अब इसके लिए हम जो जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ को मान लेते हैं जो गलत होती है, और हम उस गलत चीज़ को जब लेके चलेंगे तो रिज़ल्ट भी उल्टा आएगा, गलत आएगा, तो हम कहेंगे जो हमने माना है वो गलत है। तो फिर अगर आर की वैल्यू हमें प्रूव करना है कि बी से छोटी है, कम है, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से अब सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एज्यूम करना पड़ता है इसका उल्टा, एज्यूम टू दी कंट्रेरी, यानी इसके अपोजिट, दैट कि आर की वैल्यू बड़ी होगी, छोटी नहीं, बड़ी होगी या बराबर होगी, यहाँ बराबर का भी साइन नहीं है, इक्वल का भी साइन नहीं था, बी, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। अगर ये मान के चलेंगे तो हम दोनों साइड बी को अगर माइनस करें, दिस इम्प्लाइज दैट, तो आर माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर देन, तो बी में से बी माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लिया है, की बात समझिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर माइनस बी को फाइंड करते हैं। तो आर की वैल्यू तो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली वैल्यू है,
इसको यहाँ पर पुट करें a माइनस क्यू बी, और माइनस बी तो था ही, वो लिख ही लिया है हमने। ब्रैकेट को ओपन करें, हटा दें यहाँ पर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है। अब बी वालों में हम माइनस बाहर ले लेंगे, और साथ साथ बी कॉमन है तो उसे बाहर ले लिया राइट साइड में। तो माइनस बाहर निकलने पर ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि बी बाहर हुआ तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बी को बी से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा। बाहर लेने का मतलब है कॉमन को डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। यहाँ पर क्यू वी को डिवाइड किया तो क्यू से क्यू, बी से बी कैंसिल, तो क्यू आ गया। अब ये जो है a माइनस क्यू प्लस 1v, ये बिलोंग कर रहेगा, इस टाइप की जो भी टर्म है वो आपको मालूम है s को बिलोंग कर रहे हैं, यानी r माइनस बी की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है s को, और s में जो भी टर्म हैं वो पॉजिटिव हैं। तो r माइनस वी भी या तो मतलब पॉजिटिव है या ज़ीरो है, और साथ ही साथ जो है r माइनस बी के बारे में मतलब ये तो पहले ही मालूम था कि ये कैसा है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। और इसी बेस पे हम ये भी मतलब कह सकते हैं कि जो r माइनस बी है वो s को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि b के बारे में मालूम ही शुरुआत में बता दिया गया था कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, और फिर हम देख रहे हैं कि r माइनस बी जो है वो क्लियर सी बात है r से तो कम होगा, क्योंकि r में से कुछ माइनस किया जा रहा है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे 5 है इसमें से 2 माइनस करेंगे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो 5 से तो कम ही आएगी, यानी क्योंकि 3 है ये, यानी सेम वैल्यू है ये। उसमें से अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू माइनस की जाती भी तो पॉजिटिव है, इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। तो r माइनस बी जो होगा वो r से कम होगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों है? बिकॉज r इज़ ए लीस्ट, ये पहले ही मान लिया था हम लोगों ने, नॉन निगेटिव इंटीजर इन s में सबसे छोटा एलिमेंट ये बताया गया था। और r माइनस बी भी हम लोगों ने ऊपर देखा, r माइनस बी भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर s को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमने यहाँ से देखा ये पॉजिटिव है, इसलिए इसमें होना चाहिए। वही r माइनस, और यहाँ रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है कि ये वैल्यू r से कम है, जबकि r सबसे कम है, ये हम लोग पहले ही मान चुके थे। तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि हमारा ये मानना ही गलत है कि ये वैल्यू जो है वो हमारा क्या मानना गलत है। शुरुआत में जो हम लोगों ने कंट्रडिक्शन मेथड से ये माना था, एज्यूम किया था कि r ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, इसका उल्टा ये लिखा हुआ है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा तो r लेस देन b होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कंट्रडिक्शन मेथड से, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हमने बता दिया है, इसलिए लिख देंगे हैंस r छोटा होगा b से। इस तरीके से हम कह सकते हैं 10
वी हैव कि ए की वैल्यू जो कि बी क्यू प्लस आर थी, तो आर की वैल्यू भी हम लोग देखा था, शुरुआत में प्रूव कर चुके थे ये, और अभी लास्ट में प्रूव किया है ये लेस देन वी है, इतना प्रूव कर दिया। अब हमको यहाँ पर लिखा हुआ था, ये बहुत ही कहना चाहिए छुपा हुआ एग्जिस्ट तो करता है इस तरीके से, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यूनिक होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो यूनिकनेस और चेक करना है। यहाँ पर भी लास्ट में लिखा हुआ है इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, ये भी प्रूव करना है। तो आधा पार्ट तो प्रूव हो गया, अब ये और रह गया है, इसे हम अलग से हेडिंग के तौर पर डाल देते हैं, यूनिकनेस, यानी इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा इन इंटीजर्स को, दो इंटीजर को इस तरीके से लिखने का। यूनिकनेस ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हम कंट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी पहले तो मान के ये चल रहे हैं कि एक तरीका हो सकता है जो इस तरीके से ही लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ये तरीका है ए और बी के बीच में एक डिवीज़न है लॉगरिथम का लिखने का। सपोज करते हैं कि दूसरा तरीका है, सपोज इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो सके, पॉसिबल देयर इज़ अदर, ये दूसरा तरीका भी है, अदर यानी और नंबर इस तरीके से हमें मिल जाएंगे जो क्यू और आर ऐसे और भी मौजूद होंगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इसे 15 को हम 2 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स आएगा, 14 रहेगा, 1 आ जाएगा तो ये रिमाइंडर होगा, ये क्वेश्चन होता है, ये आपका ये हो गया, ये भी हो जाएगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप जानते हैं इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें और प्लस कर दें 1 को। तो ये हमारा ए था और ये जिससे डिवाइड किया वो बी था, और जो क्वेश्चन है वो क्यू और ये रिमाइंडर आर। तो कह रहे ये तरीका इन दो नंबर्स के लिए एक यूनिक तरीका अकेला है, इसके अलावा कोई दूसरा और तरीका नहीं कि हम 15 को लिख सकते हैं 2 इंटू कुछ और यहाँ पर फिर कुछ और आ जाए कोई दूसरा नंबर। शुरुआत में तो हम लोग यही ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि दूसरा तरीका है, देयर इज़ अदर representation A is equal to BQ1 प्लस R1, यानी Q और R दूसरे में मिल गए इस तरीके से कि R1 की वैल्यू 0 से इक्वल या ग्रेटर हो, और लेकिन जो हमारा जो B है उससे कम हो। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, जैसे कि 1 डाला तो ऊपर ऐसे 2, यानी 2 तरीके हो गए हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं वी हैव कि ये भी ए के बराबर है, वो भी ए के बराबर है, तो इन दोनों ए की वैल्यू को आपस में बराबर कर दें। इक्वेशन नंबर 1 से ये बी क्यू प्लस आर, और इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू वी क्यू 1 प्लस आर 1, ये दोनों ए की वैल्यू है। अब बी क्यू वालों को एक साइड कर लो, इधर ट्रांसपोज किया माइनस हो जाएगा, और आर को एक साइड कर लो, R1 माइनस आर। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से b अगर कॉमन ले लें तो q माइनस Q1 मिलेगा, यहाँ पर R1 माइनस आर, और उसको इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर छोड़ दें। तो हम लोग जानते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 3 से देख रहे हैं कि अगर हम दो इंटीजर, क्योंकि q इंटीजर है, ये Q1 भी इंटीजर है, और इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, और इन दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगर ये इंटीजर माइनस इंटीजर आए तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू जो है इन दोनों का मल्टीपल है, तो कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू b से डिवाइड होगी, इनसे भी होगी लेकिन हमें ज़रूरत है b से, तो b से जो डिवाइड होगा ये डिफरेंस है, यानी
R1 माइनस R, और इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। और हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 से कह सकते हैं आल्सो फ्रॉम 3, यानी 3 से हम दोबारा से ले लें कि जो हमारा अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो देखेंगे ये प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे, और ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख दिया। ऐसे ही -1 से जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो R ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और इसको यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो B है या यहाँ पर B जो है वो डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा सेम लॉजिक से। R1 माइनस R को भी उल्टा हो गया, सॉरी, ये तो था हमारे पास, इसको भी डिवाइड करेगी। ये क्या था, R V डिवाइड करेगा R माइनस R1 को, और इसको यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। क्योंकि दो इंटीजर यहाँ पर देख रहे हैं, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी इंटीजर के बराबर है तो ये वाला इंटीजर जो है वो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हम लास्ट की जो दोनों इक्वेशन हैं 4 और 5, इन 4 और 5 के यूज़ से कह सकते हैं कि ये वैल्यू चाहे तो प्लस हो या माइनस हो, यानी अगर इसमें से देखिए माइनस, अगर यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन लें तो ये दोनों ये माइनस के बाद में सेम हो जाएगी वैल्यू, ये R1 माइनस R ये भी हो जाएगा। अगर माइनस यहाँ से बाहर ले लें यहाँ पर, तो दोनों ही B से डिवाइड हो जाएंगे। तो यानी इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो इसलिए इस चीज़ को हम ऐसे करके भी दोनों को जब कंबाइन करेंगे, यानी कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 4 और 5 से कह सकते हैं कि V जो है ना सिर्फ R माइनस R1 को डिवाइड कर रहा है, जैसे 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होता है। ऐसे 3 माइनस 5 जो कि -2 होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप समझने के लिए और बड़े नंबर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ले लें 9, तो ये 6 आ जाएगा और ये माइनस का 6 आ जाएगा, अगर हमने 3 माइनस का 9 किया। तो ये दोनों ही नंबर हम देख रहे हैं, चाहे वो 6 हो या -6 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 का मॉडुलस है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारे एब्सोल्यूट नंबर है, दिखाई पड़ रहा है कितना है कि -6 है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर तो हमारे लिए मॉड लगाना की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव ही है। लेकिन जब यह क्लियर ना हो R माइनस R1 या R1 माइनस R कौन पॉजिटिव है, तो उसके लिए यहाँ पर मॉड लगाना ठीक रहेगा। यानी कुल मिला के न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उस दोनों को हमारा V डिवाइड कर रहा है। अब ये जो कि V इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर 6 आया तो 6 जो है को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो हम इससे जानते हैं कि 6 जो होगा वो बड़ा होगा, 2 छोटा होगा। और अभी हम एक एग्जांपल से पहले वाला ले रहे थे, इसमें 2 आ रहा था, तो या तो ये अगर 2 पहले वाला एग्जांपल लेते तो 2 के इक्वल आ जाता, वहाँ पर 2 आ रहा था, यहाँ पर 6 के यहाँ पर, तो डिवाइड तो उस केस में करेगा, या तो ये वाला बड़ा होगा इससे, जो डिवाइड कर रहा है वो छोटा होगा, या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 6 2 से डिवाइड हो जाता है और 2 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है 2 इधर लिख लें और 3 इधर लिख लें, ये बड़ा नहीं हो सकता, ये बड़ा होगा तो डिवाइड नहीं होगा, ये पता ही है। तो चूँकि हमें पता हो गया, यहाँ पर प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि B ग्रेटर है इससे, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि ये जो होगा B मस्ट बी लेस, ये छोटा होगा, लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है, इक्वल टू R माइनस R1। ये मॉड इसीलिए लगा दिया कि अब हो सकता है कि ये
जैसे कि इक्वल की बात कर रहे हैं तो वो 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो मॉड लगा के उसको इक्वल वाला केस हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर माना -2 भी है तो भी वो 2 के इक्वल ही जाएगा, तो उस केस में तो हमारा फिर सही बैठेगा ये। तो इसलिए मॉड यहाँ पर लगाना ज़रूरी हो गया था। तो ये दोनों जो होंगे, यानी बी जो होगा वो लेस देन होगा या इक्वल होगा इसके। अब लेकिन हम लोगों को ये भी मालूम है, सिंस आर और R1 दोनों के बारे में ये पता है कि 0 से बड़े हैं, जैसे कि डेफिनेशन है। और साथ ही साथ ये भी पता है कि R और R1 जो हैं ये कॉमन है, और R1 जो है वो छोटे हैं B से। ये दोनों बातें हम लोगों को मालूम है। अब उनका जो R और -R1 है का मॉडुलस, ये वैल्यू जो है ये, और साथ ही साथ यहाँ से निकल रहा है कि ये वैल्यू जो है वो छोटी होगी B से। तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, B से छोटी हो जाएगी, क्योंकि R और R1 जो है वो बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन दोनों छोटे हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे B को हम 8 ले लेते हैं, और R1 जो R1 R2 दोनों ही 20 से छोटे हैं, तो R1 की वैल्यू हमने 3 से छोटी लेनी चाहिए, और R की वैल्यू बना कि 5 ले ली, इससे छोटी लेनी चाहिए। अब इनका जो और यहाँ होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हैं, दोनों ही 0 से बड़े हैं। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस जो दिया जाएगा, यानी जैसे कि 5 - 3 या किसी में से किसी को हटा दो, कुल मिला के पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर R - R1 दिया कर किया हमने, तो वो आ रहा है 2। और ये वैल्यू जो होगी वो क्लियर सी बात है, क्योंकि ये दोनों ही छोटे हैं B से, R1 R2, तो इनका डिफरेंस भी छोटा होगा B से। तो वही यहाँ पर ये लिखी हुई बात है। सो दिस इज़ नॉट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए कंट्रडिक्शन आ रहा है, अनलेस, ये कब तक नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा जब ये वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल ना हो जाए। ये कैसे हो सकता है, ये वैल्यू जो होगी 0 के इक्वल कैसे होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। लेकिन ये चीज़ हम ऊपर देख रहे हैं, ये हमने कैसे लिख दिया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस, ये इसलिए हम लोग लिख दिया क्योंकि हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि R - R1 वो लेस देन B होगा इस स्टेटमेंट से। और लेकिन ऊपर क्या बताया जा रहा है कि B जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको, और जो डिवाइड करता है वो अभी हमने बता चुके, वो छोटा होगा, जैसे 2 छोटा होगा 6 से, या इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। अब जैसे कि डेफिनेशन है, उस बेस पर जैसे हमने पहले लिखा है इसके बारे में, उस बेस पर तो ये निकल रहा है कि इनका डिफरेंस छोटा होगा B से, और वहाँ पर जो है उल्टा निकल रहा है इसका कि B जो है वो लेस होगा इनके डिफरेंस से, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा, B ग्रेटर है। ये दोनों बातें तो हो नहीं सकती, ये तभी पॉसिबल है जबकि ये वैल्यू 0 हो। अगर इनका डिफरेंस यानी R और R1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि ये जो B होगा वो डिवाइड कर सकता है 0 को, यानी 0 को भी डिवाइड कर सकता है, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। तो बस ये तभी पॉसिबल है, और ये बीच से छोटा भी हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो, इसलिए इसको लिखा गया है। और उस केस में इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो R की वैल्यू R1 के इक्वल हो जाएगी।
अब इसी वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू जब डालेंगे तो वी क्यू माइनस Q1 था बराबर आर की जगह पर हम आर की जगह पर R1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चूँकि बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, शुरुआत में ही बता दिया गया था, तो ज़रूरी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब Q माइनस Q1 ही 0 के बराबर है। ऐसे में ये इसको ट्रांसपोज करने पर Q और Q1 बराबर हो गए। इससे क्या हुआ कि जो हमने माना था नोटेशन कि एक दूसरा नोटेशन भी हो सकता है ये, तो वो नहीं प्रूव हो गया कि नहीं हो सकता। Q1 जो है वो Q के ही इक्वल होगा और R1 को भी दिखा दिया कि R के इक्वल ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस, इसको लिख देंगे लास्ट में, हैंस दी रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारा जो दिखाना है किसी नंबर का, रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 लिया था वही एक तरीका होगा हमारा किसी भी डिवीज़न एल्गोरिथम में। ए को हम इस तरीके से ही डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी A = VQ + R। यहाँ R की वैल्यू 0 से, यानी जो डिवाइड कर रहा है उससे छोटी होनी चाहिए, लेकिन 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.